अब हम आरंभ कर रहे हैं हमारा फूड्स एंड न्यूट्रिशन का अगला टॉपिक। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था थायमिन के बारे में, और थायमिन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है यह हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे विटामिन B1, जिसे कि थायमिन कहा जाता है, उसकी कमी के हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं, या उसकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सामान्यतः जो विटामिन B1 की कमी होती है वो अभी बहुत ज़्यादा देखी नहीं जाती, लेकिन जब इसकी खोज हुई थी तब यह देखा गया कि जो लोग पॉलिश्ड राइस, जिनकी स्टैपल डाइट थी, स्टैपल डाइट यानी जिनका रोजाना का जो मुख्य आहार था वह पॉलिश्ड राइस था। और जैसे कि हमने इसके परिचय में पढ़ा था कि पॉलिश्ड राइस जो होता है उसकी ब्रान लेयर यानी जो उसकी भूरे रंग की जो कवरिंग है उसको हटा दिया जाता है मिलिंग के प्रोसेस के द्वारा। तो जब यह ऊपर की लेयर हट जाती है तो ब्राउन लेयर में एक्चुअली थायमिन जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, और पॉलिश राइस में क्योंकि यह ब्राउन लेयर उतर जाती है तो उसमें थायमिन की भी कमी हो जाती है। तो जो लोग अपने आहार में पॉलिश राइस का मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं उनमें थायमिन की कमी मुख्य रूप से देखी गई। इसके अलावा जो लोग अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं उनमें भी थायमिन की कमी पाई जाती है, क्योंकि थायमिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मुख्य रूप से यकृत के द्वारा किया जाता है। और जो शराब का सेवन करते हैं उनको अल्कोहल को भी मेटाबोलाइज करना होता है और उसके लिए थायमिन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये जो है वो यकृत का जो फंक्शन है उसमें यह प्रभाव डालता है और हमारे शरीर में थायमिन की कमी उत्पन्न करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थायमिन की कमी से मुख्य रूप से जो रोग होता है वह कहलाता है बेरी। आप लोगों ने पहले भी इस रोग का नाम सुना होगा। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। अब यह जो बेरी रोग है इसे सिम्टम्स के आधार पर या लक्षणों के आधार पर या इसके अलावा मतलब एडल्ट्स में है या इन्फेंट्स में है उसके आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम जिस बेरी के बारे में पढ़ेंगे वह है इन्फेंटाइल बेरी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है इन्फेंटाइल बेरी शिशुओं में मुख्य रूप से होती है, और जो शैशवावस्था होती है वह 0 से 1 वर्ष तक की अवस्था होती है। और जो इन्फेंटाइल बेरी है वह मुख्य रूप से 2 से 5 महीने तक के बच्चों में देखा गया है। और यह इसलिए होता है क्योंकि अगर उनकी जो मदर है वो मुख्य रूप से अगर पॉलिश राइस ले रही है भोजन में, या उसमें अगर थायमिन की कमी है तो शिशुओं में भी थायमिन की कमी देखी जाती है। अब बात करते हैं कि शिशुओं में थायमिन की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो थायमिन क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में काम में आता है, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने के कारण उसमें पायरुविक अम्ल, उसका कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता ग्लूकोज का, क्योंकि थायमिन जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के काम में आता है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा है उसके शरीर में पायरुविक अम्ल और लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में जमने लगता है, इकट्ठा होने लगता है,
और इसके कारण जो रक्त है उसमें ये ऑक्यूमुलेट होने लगते हैं ये सब्सटेंसेस, और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस में ये जो चक्र है वह ग्लाइकोलिसिस जो है या ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है वह एनारोबिक कंडीशंस में होने लगता है, और इसके फलस्वरूप जो है बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वह नीला पड़ जाता है। जैसे जो रक्त है वह शुद्ध रक्त नहीं रह पाता और उसमें इन पदार्थों के ऑक्यूमुलेट होने के कारण वह नीला पड़ जाता है। और इसके अलावा बच्चा जो है वह एकदम तीखी आवाज में या चिल्ला के रोता है, और धीरे धीरे उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रह पाती कि वह तेजी से या जोर से रो सके। तो फिर वो तेज आवाज जो है वो धीरे धीरे कम होते होते इतनी कम हो जाती है कि वो सिर्फ कराहने लगता है और उसके रोने की आवाज अच्छी तरह से सुनाई भी नहीं देती है। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी प्रकार के बेरी बेरी की, तो वह है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी या जिसको कहते हैं आर्द्र बेरी बेरी। आर्द्र बेरी बेरी मुख्य रूप से जिसमें हार्ट की कंडीशंस या हृदय से संबंधित या परिसंचरण से संबंधित जब लक्षण नजर आते हैं तो उसे आर्द्र बेरी बेरी कहा जाता है। आर्द्र बेरी बेरी उन लोगों में ज्यादा होता है जो कि, जैसा कि अभी मैंने आपको कारणों में बताया था, जो कि पॉलिश्ड राइस का प्रयोग ज्यादा करते हैं अपने आहार में, उन लोगों को आर्द्र बेरी बेरी होती है। और इसका जो मुख्य लक्षण है वह है पूरे शरीर में सूजन आ जाना, क्योंकि जो रक्त केशिकाएं होती हैं उनमें तरल की मात्रा अधिक हो जाती है और वे फूल जाती है, जिसको वैसोडायलेशन कहा जाता है। वे फूल जाती हैं और उनसे पानी जो है वो रिस रिस कर और हमारी जो शरीर की कैविटी है उसके अंदर आ जाता है, और या जो कोशिकाओं के मध्य मतलब का जो स्थान है, जैसे अंतर कोशिकीय स्थान कहा जाता है, उसमें जो तरल है वह इकट्ठा होने लगता है। और इसका टिपिकल सिम्टम है वेट बेरी बेरी का, वह है एडिमा या पूरे शरीर में सूजन आ जाना। इसके अलावा इसके जो अन्य लक्षण है वह है पैरों में लोगों के दर्द होने लगता है, हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को स्वयं अपने हृदय की धड़कन बहुत जोर जोर से सुनाई देने लगती है। इस कंडीशन को कहा जाता है टैकीकार्डिया। इसके अलावा जो सीवियर अगर कंडीशन होती है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार की बेरी बेरी है उसे कहा जाता है शुष्क ड्राई बेरी बेरी या शुष्क बेरी बेरी। शुष्क बेरी बेरी में मुख्य रूप से मानसिक सिम्टम्स या लक्षण नजर आते हैं, और यह उन लोगों को होता है जो कि अगेन जो कि पॉलिश राइस का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो वेट बेरी बेरी है वह पॉलिश राइस का प्रयोग करने के साथ साथ जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव लोग होते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं उन लोगों में भी यह लक्षण हो सकता है। और जो ड्राई बेरी बेरी है वह उन लोगों में होता है जो कि पॉलिश राइस का प्रयोग अपने आहार में ज्यादा करते हैं। और इसके जो लक्षण है वह नर्व से संबंधित है, नर्व यानी हमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और इसमें जो हमारी जो तंत्रिका तंतु होते हैं जिन्हें कि न्यूरॉन्स कहा जाता है, उनके ऊपर उनको सुरक्षात्मक एक आवरण होता है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। वह शीट पर्याप्त नहीं बन पाती है या उसमें वह जगह जगह से कटफट जाती है, और इस वजह से ड्राई बेरी बेरी में जो सिम्टम
नजर आते हैं वे तंत्रिका तंत्र से संबंधित या नर्व से संबंधित होते हैं। और इसमें पैरों का सुन्न होना, हाथ पैरों में बहुत अधिक दर्द होना, और इसके अलावा नमनेस आ जाना, या जैसे चींटी काटने का, जैसे हम कई बार बैठ जाते हैं आलती पालती मार के और आदत नहीं होती, तो जैसे हमारा पैर सुन्न हो जाता है, और जब हम खड़े होते हैं तो अचानक बहुत तेज झंझनाहट सी होती है पैरों में। तो ये सब लक्षण बेरी में नजर आते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति है वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, अनइजीनेस उसको रहती है, बेचैनी सी फीलिंग होती रहती है। ये सारे के सारे लक्षण उसको इसके अलावा उसकी जो सोचने की प्रवृत्ति है वह कम हो जाती है। व्यक्ति जो है वह कंफ्यूज रहता है, डिसीजन लेने में वह सक्षम नहीं होता। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि ड्राई बेरी में देखे जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रकार का जो डिजीज है वो थायमिन की कमी से होती है, और उसको कहा जाता है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी के जो मुख्य रूप से जो सिम्टम्स हैं वे भी नर्व से रिलेटेड ही हैं। इसमें भी न्यूरोपैथी हो जाती है, और यह उन लोगों में मुख्य रूप से होती है जो कि शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। और इसके अलावा इसका जो लक्षण है उसके अंतर्गत आता है कि जो आंखों की जो मसल्स होती हैं वे कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा इनमें जो ये मूवमेंट, जो हमारी आंखों का मूवमेंट होता है, जिधर हम देखना चाहते हैं उस तरफ हमारी आइरिस जाती है, इसके ऊपर व्यक्ति कंट्रोल खो देता है, और ये अनकंट्रोल्ड वे में मूव करने लग जाती है, या फिर जिसको भेंगापन कहते हैं वह भी इसका एक सिम्टम है जो कि थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। क्योंकि देखने के काम में आने वाली ये आंखों की जो मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं वे बुरी तरह से प्रभावित होती हैं वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी की स्थिति में। इसके अलावा व्यक्ति में और भी मानसिक परिवर्तन नजर आते हैं, जिसमें साइकोसिस यानी थोड़ा सा वह मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी याददाश्त में कमी और इस तरह के लक्षण नजर आते हैं। अगर विटामिन B1 इनको देने लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा कंडीशन अगर ख़राब नहीं होती है तो विटामिन B1 या थायमिन के ओवरडोज देने से या मेडिसिनल डोज देने से यह रोग ठीक भी हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे आहार में थायमिन की प्रतिदिन की क्या आवश्यकता है, या हमारे लिए थायमिन की जो प्रस्तावित आहारीय मात्रा है वह क्या है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि थायमिन मुख्य रूप से हमारे ऊर्जा उपापचय में काम में आता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वह ऊर्जा देने के काम में आता है, और ऊर्जा उपापचय में काम में आने के कारण थायमिन की जो आवश्यकता है वह व्यक्ति के दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। अभी हाल ही में जो दैनिक आवश्यकता है वह लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट के साथ में आ गई है 2020 में। तो अभी जो मैं आपको इसकी वैल्यू बता रही हूँ वह बिल्कुल लेटेस्ट वैल्यू बता रही हूँ, और इससे पहले 2010 का जो आरडीए था उसकी वैल्यू अभी वाली जो मैं आपको आरडीए वैल्यूज बताऊंगी उससे डिफरेंट है। तो जब भी आप परीक्षा में जब पेपर हल करेंगे तो आप यह जरूर मेंशन करें कि जो वैल्यू आप लिख रहे हैं वह लेटेस्ट आरडीए के अकॉर्डिंग है या पुराने आरडीए के अकॉर्डिंग है। और वैसे पुराने आरडीए के अकॉर्डिंग आपको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ गई है आप उसी का प्रयोग करें, और जो लेटेस्ट आरडीए है उसका
जो PDF फाइल है वह मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगी, जहां मैं नोट्स आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि विटामिन B1 या थायमिन की दैनिक आवश्यकता क्या है। तो थायमिन की दैनिक आवश्यकता पुरुषों के लिए निर्धारित की गई है 0.7 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी, ये पुरुषों के लिए निर्धारित की गई है। और महिलाओं के लिए जो थायमिन की आवश्यकता है वह पुरुषों से अधिक रखी गई है, और वह है 0.8 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी। इसी के आधार पर कैलकुलेट करके जो सेडेंटरी वर्कर हैं, मॉडरेट वर्कर हैं और हैवी वर्कर, मेल और फीमेल हैं या पुरुष और स्त्रियां हैं, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थायमिन की रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप RDA टेबल देखेंगे तो उसमें पुरुषों की जो मॉडरेट वर्कर है उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2710 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो इसके लिए उनको थायमिन चाहिए 1.8 मिलीग्राम पर डे थायमिन, ठीक है। और विमेन जो है, एक मॉडरेट वर्कर जो है, उसकी कैलोरीज की आवश्यकता प्रतिदिन है 2130 किलो कैलोरी, और इसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी दैनिक थायमिन की आवश्यकता आएगी 1.7 मिलीग्राम प्रति दिन। तो इस प्रकार से थायमिन की जो आवश्यकता है वह प्रति 1000 किलो कैलोरी उसकी आवश्यकता के आधार पर कैलकुलेट की जाती है या ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि थायमिन के आहारीय स्रोत कौन कौन से हैं। थायमिन के आहारीय स्रोत। थायमिन मुख्यतया हमारे आहार में हमें अनाजों और दालों से मिलता है, और वो लोग जो गेहूं मतलब पूरा होल व्हीट जिसको कहा जाता है, होल व्हीट माने चोकर युक्त अगर कोई आटा यूज कर रहा है, रिफाइंड फॉर्म में नहीं, जैसे आटे को छान के प्रयोग में नहीं लेना है, या उसके अलावा उसे मैदा जो है उसका कम कंजम्पशन करना है। जो होल व्हीट का दलिए के फॉर्म में या संपूर्ण आटे, गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं, उसका चोकर भी प्रयोग करते हैं। तो इसके अलावा जो मिलेट्स होते हैं जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये जो लोग खाते हैं। इसके अलावा जो सेला चावल या पार बॉइल्ड चावल जिसे कहा जाता है, जो कि विशेषकर दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा खाया जाता है, यानी जो पॉलिश्ड राइस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन लोगों में थायमिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है अनाज और दालों के प्रयोग से। अनाजों और दालों के अलावा थायमिन जो है वह कुछ और भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, और वे हैं तिल, जो काले तिल हैं और जो सफेद तिल हैं उनमें भी थायमिन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा मूंगफली में थायमिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और जो कमल गट्टा जिसे कहा जाता है, यानी कमल डंडी भी जिसे कहते हैं, वह भी थायमिन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा मांस में थायमिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स और सोयाबीन में थायमिन जो है वह अच्छी मात्रा में होता है। और जो
पोहा वगैरह है जो कि चावल से निर्मित होता है, उसमें भी थायमिन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आज हमारा यह टॉपिक पूरा होता है और अब अगले विटामिन के साथ में मैं उपस्थित होंगी।